नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड 308 केस सामने आए हैं। इंदौर में सबसे अधिक 137 नए मामले दर्ज किए गए हैं। देश भर में कोरोना की रोकथाम के लिए कई राज्यों की सरकारों ने सख्ती बढ़ा दी है, लेकिन मध्य प्रदेश में लोग एक तरफ लापरवाही कर रहे हैं। बावजूद इसके सरकार सख्ती को लेकर फिलहाल कोई फैसला नहीं ले पाई है और शायद सरकार अभी इस पर विचार नहीं कर रही है। ऐसे में आज का सवाल यही है कि कोरोना के जो केस बढ़ रहे हैं, इस पर लगाम कैसे लग पाएगी। आज करेंगे इसी पर चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। देश भर में कोरोना ने फिर से अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। देश में एक दिन में कोरोना के 37,000 से अधिक नए मामले दर्ज हुए हैं। तो ही मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 308 कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि एक हफ्ते पहले 48 केस सामने आए थे। सबसे ज्यादा 137 संक्रमित इंदौर में ही मिले हैं। इनमें एक एसडीएम अक्षय मरकाम भी शामिल हैं। इंदौर में एक मरीज की मौत भी हुई है। इंदौर में 21 दिसंबर को भी 2 मौतें हो चुकी है। इंदौर में संक्रमण दर बढ़कर 1.85% हो गई है। नए संक्रमितों में 69 भोपाल से हैं। दतिया कलेक्टर संजय कुमार, उनकी पत्नी और परिवार के 2 अन्य सदस्य भी पॉजिटिव पाए गए हैं। कलेक्टर की बेटी 2 दिन पहले ही दिल्ली से लौटी थी। ये आंकड़ा बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव ने इसको लेकर चिंता जताई है। पिछले कुछ दिनों से मध्य प्रदेश में भी बाकी देश के बाकी राज्यों की तरह कोविड के केस बढ़ने शुरू हुए हैं। हालांकि हमारी कंपैरेटिव गति कम है, लेकिन जो दुनिया के अनुभव हैं वो ये बताते हैं कि अमेरिका हो या यूरोप हो, वहाँ जो सेकंड पीक में केसेस आए थे, इस पीक में उससे डबल तक केस पहुँचे हैं। हमारे यहाँ जब सेकंड पीक आई थी तो 13-14 हज़ार केस प्रतिदिन आते थे। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हो सकता है जनवरी फरवरी में उससे भी ज़्यादा केस आने की संभावना बन जाए। तो आपने सुना कि तीसरी लहर दूसरी लहर से भी अधिक तेजी से फैल सकता है। मसलन अब वक्त आ गया है कि शासन प्रशासन को सख्ती बढ़ाने पर विचार करना चाहिए। देखिए, प्रतिबंध जो हमें लगाने थे वो हमने लगा दिए हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि हम कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखें, मास्क पहने और वैक्सीन लगाएं। तो इन दोनों पर हम काम कर रहे हैं और ये बात जरूर है, केस तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए हम सबको सोचना तो पड़ेगा कि हम पूरी तरह से कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखें। इधर सरकार की तैयारियों पर कांग्रेस ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश सरकार कोरोना से लड़ाई में गंभीर नहीं है। जिस तरह से दूसरी लहर में लापरवाही की गई, परिणाम लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, उसी तरह की लापरवाही तीसरी लहर की आमद के साथ दिखाई दे रही है। जहां भारतीय जनता पार्टी और उनके संगठनों के राजनीतिक कार्यक्रम जारी हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, सभी नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, वहीं आम जनता के लिए चेतावनी जारी की जाती हैं। उसी तरह से तीसरी लहर की तैयारी के लिए सरकार द्वारा क्या तैयारी की गई, इस पर अभी तक सरकार द्वारा किसी तरह का श्वेत पत्र जारी नहीं किया गया। कुल मिलाकर जिस तीसरी लहर की अब तक आशंका जताई जा रही थी, वो कमोबेश प्रदेश में दस्तक दे चुकी है, लेकिन अब भी लोग इसको लेकर गंभीर नहीं दिख रहे हैं। कोरोना कितना खतरनाक है और हमारा कितना नुकसान कर सकता है, वो हमने दूसरी लहर में महसूस किया है। जानकारों की माने तो हालात बिगड़ रहे हैं और प्रशासन को सख्ती बढ़ाने की जरूरत भी महसूस होने लगी है, लेकिन उन्हें सरकार के आदेश का इंतजार है और उम्मीद है जल्दी सरकार कोई बड़ा कदम उठा सकती है। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए 4 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। परिचय करा देता हूं। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इसके अलावा डॉक्टर अभिजीत बिश्नोई जी हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं। पंकज चतुर्वेदी जी प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और ब्रजेश पांडे जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। पंकज जी, शुरुआत आपसे ही। कुछ फैसले तो ऐसे थे सर जो लिए जाने चाहिए थे, स्कूलों को लेकर, कॉलेजों को लेकर, ऑफिस में स्टाफ को लेकर। आप मत लगाइए, लॉकडाउन ठीक है, व्यापार की चिंता है, लेकिन कुछ कदम अभी भी नहीं उठाए गए हैं, जबकि और राज्यों में उन पर काम तेजी से शुरू हो गया है। अब तो वीकेंड लॉकडाउन की भी कई जगह शुरुआत कर दी गई है। करेगा न तो लोकेंद्र जी निर्धारित करेंगे, ना पंकज करेंगे, ना ये पैनल करेगा। लोकेंद्र जी, आप जानते हैं इसकी प्रक्रिया क्या है। मध्य प्रदेश में एक डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी है, जिस कमेटी में सरकार के, प्रशासन के अधिकारी और मेडिकल एक्सपर्ट शामिल हैं,
और वो सारे एक्सपर्ट शामिल हैं जिनको 2 लॉकडाउन का यानी 2 कोरोना वेव्स का पर्याप्त अनुभव है, और उनके निर्णय के आधार पर उस डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर मध्य प्रदेश में प्रक्रिया प्रारंभ है। और जो मेरी जानकारी को डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी की सिफारिश पर मध्य प्रदेश में 11 बजे से 5 बजे तक का जो लॉकडाउन या कर्फ्यू कहिए वो लागू है। करीब 10 दिन उस प्रक्रिया को हो गए। दूसरा, मध्य प्रदेश में हम बहुत स्ट्रिक्टली कोविड प्रोटोकॉल के फॉलो करने की बात करते हैं। कोई बिना मास्क के दिखता है उसके चालान की प्रक्रिया है। सरकार की ओर से जागृति जागरण के प्रयास भी बदस्तूर जारी हैं। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है वो है वैक्सीनेशन का। तो वैक्सीनेशन को लेकर मध्य प्रदेश में यदि हम 18 से ऊपर के वैक्सीनेशन की बात करें तो लगभग 5.5 करोड़ लोगों को पहले और दूसरे डोज की वैक्सीन लगनी थी, जिसमें से सिर्फ 50,000 लोग ऐसे बचे, यानी दोनों को हम मिला लें 5.5 करोड़ पहला, 5.5 करोड़ दूसरा, तो 11 करोड़ में से लगभग 50,000 लोग ऐसे बचे हैं लोकेंद्र जिनको वैक्सीन नहीं लग पाई। वो भी इसलिए कि उनका मूवमेंट हो गया है, वो माइग्रेट कर गए हैं मध्य प्रदेश से कहीं और, उनको ट्रेस करने के प्रयास किया जा रहा है। कल से जो 15 से 18 वर्ष के जो शिशुओं का जो नौजवानों का जो वैक्सीनेशन प्रारंभ हुआ है, तो मध्य प्रदेश ने कल लगभग 8 लाख टीके लगाकर 7.7 लाख टीके लगाकर देश में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। और आज भी मुझे लगता है कि रात तक रिपोर्ट आ जाएगी। पंकज जी, लेकिन एक बात बताइए, चलिए तय हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन 6 महीने पहले वाली स्थिति में हम आ गए, तो 6 महीने पहले जो गाइडलाइंस थी उनको तो लागू कर देना चाहिए। लोग ये पूछ रहे हैं कि 300 से ज्यादा केस अब हैं और ये 6 महीने बाद ऐसा हुआ है, और 6 महीने पहले क्या स्थिति प्रदेश में क्या गाइडलाइंस थी वो सबको पता है। वैक्सीनेशन को लेकर भी हमें ये नहीं पता है अभी तक कि ओमिक्रॉन पर किस तरीके का असर है, क्योंकि ज्यादातर वैक्सीनेटेड लोग हैं जिनको ये वायरस हो रहा है। दूसरा, टेस्टिंग को लेकर सरकार कह रही थी कि हम 70,000 टेस्ट करेंगे। पिछले 5 दिन का डेटा उठाकर देखें तो टेस्ट घट रहे हैं, 58,000 तक आ गए। लेकिन जी, आपने जिन राज्यों का उदाहरण दिया जहां वीकेंड पे लॉकडाउन है, यहाँ जहां 50% वर्क की बात है, दिल्ली की बात कर रहा हूँ, वहां स्थिति देखिए कोरोना की स्थिति क्या है। नहीं, मैंने तो मध्य प्रदेश का पूछा सर अभी सवाल। हम 6 महीने पहले वाली स्थिति में आ गए हैं। 6 महीने पहले 300 केस दर्ज हुए थे मध्य प्रदेश। सरकार उत्तर तो ले लीजिए। मैं समझ रहा हूँ आपकी, मैं आपकी चिंता समझ रहा हूँ और मैं साधुवाद देता हूँ आपको कि आप लोग सजग, सतर्क हैं, गंभीर हैं और जन जागृति की बात करें, इस पर चर्चा होगी तो लोग जागृत होंगे। पर मेरा आशय सिर्फ इतना सा है कि मध्य प्रदेश में इस विषय पर जो भी निर्णय लिए जाते हैं उसकी एक विधिवत डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी है, जिसमें राजनेता और सरकार जिसका भाग नहीं है सिर्फ, उसमें बहुत सारे विशेषज्ञ हैं, जैसे हमारे डॉक्टर अभिजीत जी बैठे हुए हैं, ऐसे तमाम मेडिकल एक्सपर्ट हैं उसमें, जैसे सरकारी क्षेत्र के, प्राइवेट क्षेत्र के लोग हैं, और वो मिलकर तय करते हैं। यदि वो कमेटी उचित समझेगी और ऐसी स्थिति परिस्थिति बनेगी कि रेगुलर लॉकडाउन की जैसी बात की जाए या जो 11 से 5 का जो कर्फ्यू जैसा स्थिति उसको और बढ़ाया जाए, वीकेंड लॉकडाउन किया जाए, संडे लॉकडाउन किया जाए, क्या और किया जाए, वो कमेटी विचार विमर्श करेगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, तीनों लोग बहुत सजग और सतर्क हैं और सतत रूप से इसकी निगरानी कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और यदि आवश्यकता पड़ेगी तो जो भी कदम उठाने वो सरकार कदम उठाएगी। मैं एक जवाब दे देता हूँ। चलिए, आप लोग भी चर्चा करते हैं, हमारे साथ भी बड़े विद्वान यहाँ पर बैठे हैं, उनकी राय भी जान लेते हैं। डॉक्टर अभिजीत जी, क्या अभी जो कुछ चीजें हैं जिनको हम कर सकते हैं और जो हमने पिछले 2 साल में सीख ली हैं, उनको वापस करना क्या इतना मुश्किल है क्या कि हम स्कूलों को बोलें कि आप दोबारा ऑनलाइन मोड पर जाइए, पढ़ाई कराइए, हम ऑफिसेस में स्टाफ को कम करें, या कुछ शादियों में हम फिर से लोगों की एक 200-250 इस तरीके से तय करें? ये अब तक फैसला नहीं हो जाना चाहिए था आपकी नज़र में? जी, मैं पहले तो शुरुआत करना चाहूंगा थोड़ा सा पिछली चर्चा से जो आप की अभी चल रही थी कि फिलहाल प्रदेश में लॉकडाउन क्यों नहीं लगा है। अभी रिसेंट की जो खबरें हैं या डाटा जो इंडिकेट करते हैं वो मध्य प्रदेश में या ओवरऑल इंडिया में भी बोला जाए तो 3.8 के आसपास संक्रमण दर चल रहा है। ये दर जब लगभग 5% के आसपास पहुंच जाता है तब हम उसको बोलते हैं कि या तो डिजीज अनकंट्रोलेबल हो गई है, या ऐसी स्थिति में फिलहाल जो गाइडलाइंस लास्ट तय किए थे डिजास्टर मैनेजमेंट ने, उसको बोला गया था कि अगर 5% संक्रमण रेट पहुंच जाता है तब हमें लॉकडाउन लगाने की जरूरत पड़ती है। तो जब तक ये रेट उसके आसपास तक नहीं पहुंचता तब तक लॉकडाउन लगाना में वाकई हम शायद अपने आर्थिक रूप से ज्यादा नुकसान करेंगे। दूसरी बात जो आपने एक अच्छी करी कि क्योंकि हम ये सारे एक्टिविटीज, जो सारे सीखने के प्रोटोकॉल्स हैं, वो अभी रिसेंट में ही लागू करे हैं, चाहे ऑनलाइन क्लासेस हो, वर्क फ्रॉम होम हो, तो कहीं ना कहीं ये वापस भी लागू किए जा सकते हैं आसानी से।
तो ये बात बिल्कुल सही है, मैक्सिमम जगह इसको बहुत आसानी से लागू किया जा सकता है। हाँ, जहां नुकसान है वो कहाँ है, आप देखेंगे खासतौर से जो ग्रामीण एरिया के स्कूल्स हैं या जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, ना ही बच्चों में उतनी ज्यादा समझ है, वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन एजुकेशन के मामले में काफी ज्यादा पिछड़ गए थे। प्राइवेट स्कूल्स में तो इन्होंने आगे बढ़ के काफी अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन सरकारी स्कूल्स इसमें काफी पिछड़ गए थे। तो ऐसे में ग्रामीण स्कूल्स के लिए ये कर पाना बहुत अच्छी चीज नहीं है। दूसरी चीज, मध्य प्रदेश में जैसा देखा जाता है, गरीबी के कारण बहुत से बच्चे इसलिए भी स्कूल जाते हैं क्योंकि उनको मिड डे मील वहां पे मिलता है। दिन के एक टाइम का भोजन उनके घर के ऊपर नहीं आता है, वो सरकार की तरफ से उनको स्कूल में मिल जाता है, जिसकी वजह से भी बच्चे स्कूल जाना प्रेफर करते थे। तो जब तक कहीं ना कहीं संक्रमण दर इतनी ना फैल जाए कि इन सब चीजों को रोकना उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए। जिस तरीके से सर वायरस का ये रूप दिख रहा है, ये तो हो सकता है कि 1-2 दिन में हम इतनी तेजी से हम 300 तक पहुंचे हैं, इसको मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा समय लगेगा 1000 तक पहुंचने में। बिल्कुल सही बात है। इसका जो स्प्रेड का रेट है वो वाकई काफी ज्यादा है। मैं जो अभी कल के आज मॉर्निंग के न्यूज़पेपर्स में भी देख रहा था कि शायद हम 6 दिन में 6 गुना संक्रमित पेशेंट्स की संख्या और बढ़ा चुके हैं। पर इसमें अच्छी बात यह है कि जैसे आज की तारीख में अगर हम डाटा देखें तो लगभग 600 के आसपास हमारे एक्टिव केस है, 600 से थोड़े से ज्यादा, जिसमें हॉस्पिटलाइज केस जो है लगभग 150 के आसपास हैं। और उसमें भी जो रिकवरी रेट है अगर हम बोलें उसका, तो 98% है। आज की तारीख में अनफॉर्चुनेटली 3 डेथ जरूर हुई है मध्य प्रदेश में, जिसमें से 2 तो बहुत क्लियर कट कोमॉर्बिड केसेस में थी, पर बाकी केसेस में देखा जाए तो रिकवरी ओवरऑल काफी ज्यादा अच्छी हो रही है। तो ये सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं एकदम से सीवियर मोड ऑफ एक्शन पे जाने पे मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं सरकार थोड़ा सा सोच के आगे चल रही है, क्योंकि इस दौरान जितना ज्यादा आर्थिक लॉस हुआ है हर एक इंडिविजुअल को, कहीं ना कहीं उस पर यदि हम वापस ले जाए तो हमारा मध्यम वर्ग या मध्यम वर्ग से जो और नीचे लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है वो बहुत बुरी तरह चोटिल हो जाएगा। तो ब्रजेश पांडे जी, ध्यान रखने में मतलब सरकार चाहे कुछ कोशिश कर ले, चाहे वो 10-10 हजार रुपए बांटे रेडी वालों को, वो मुश्किल हो जाएगा। ठीक, ब्रजेश पांडे जी, क्योंकि कांग्रेस ये मांग कर रही है बार बार कि कुछ सरकार कदम उठाए, कुछ पाबंदियां भी लगाएं, लेकिन सर फिर वही बात आ जाती है कि पाबंदियां अगर हम लगा भी दें और मूवमेंट पर हम कंट्रोल ना कर पाए चीजों को, दिल्ली का उदाहरण एक है ना कि वहां पर मुख्यमंत्री ने आज से हफ्ता 10 दिन पहले गाइडलाइंस लागू की थी और वो खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए क्योंकि उत्तराखंड में रैली कर आए थे। तो अगर यही व्यवहार नेताओं का रहा, और छत्तीसगढ़ के भी नेता हम देख रहे हैं कि लगातार सक्रिय हैं, उत्तर प्रदेश में वहां भी ये कह दिया गया है कि आप नाइट कर्फ्यू लगाइए, स्कूलों को भी बंद कीजिए, लेकिन अगर खुद नेता नहीं मानेंगे तो फिर क्या फायदा इन सब चीजों का? देखिए त्यागी साहब, सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपने आज जिस मुद्दे पर बहस किया है और जिस मुद्दे पर हमारे आदरणीय पंकज चतुर्वेदी साहब ने और डॉक्टर अभिजीत जी ने अपने पक्ष रखे हैं, मैं इनके पक्षों से असहमत नहीं हूं, क्योंकि कोरोना कोई पार्टी लेकर के नहीं आता है कि बीजेपी को पकड़े या कांग्रेस को पकड़े या सपा को पकड़े या बसपा को पकड़े, वो किसी को भी हो सकता है, इसलिए इसको हम पार्टी से इतर देखते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि जिस तरह से कोरोना की टेस्टिंग की आवश्यकता है, क्योंकि देखिए 3 दिन के अंदर केसेस बढ़े हैं मध्य प्रदेश में, तो हमारी टेस्टिंग जब आवश्यकता ज्यादा हो रही कि ज्यादा टेस्टिंग कराना चाहिए, उसके उल्टे टेस्टिंग घटा दिया है प्रदेश की सरकार। तीसरी बात ये कि जो 30 दिसंबर को 61,621 सैंपल की जांच हुई थी, वो आपने अब जाकर के 3 जनवरी में जब आपने टेस्टिंग किया तो 58,044 ही कर दिया, यानी 3,500 से कम सैंपल की जांच आपने किया। जो केसेस ज्यादा आए हैं वो इंदौर में ज्यादा आए हैं। तो सर, इंदौर के प्रभारी मंत्री नरोत्तम मिश्र जी की मैं वाइट देख रहा था, उन्होंने इस चीज को लेकर के दुख व्यक्त किया, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट जो है ये क्या आगे किस तरह शरीर में इसका इफेक्ट होगा, कैसा अनुकूल इसका प्रभाव होगा, प्रतिकूल प्रभाव होगा, कैसे बहुत सारे पेशेंट्स आईसीयू में भर्ती हो गए हैं। इन सारी चीजों को लेकर के सरकार को अपना मापदंड तय करना चाहिए। रहा बात जो हमारे अभी भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रवक्ता, साथी बड़े वरिष्ठ प्रवक्ता है मध्य प्रदेश के, पंकज जी कह रहे थे, जो क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी है क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी में मैं भी अपने जिले में मेंबर हूँ। मैंने देखा कि मुख्यमंत्री जी के सामने ही उस दिन कुछ लोग फर्जी आंकड़े बता रहे थे
एक नर्स ने कह दिया कि मैंने एक दिन के अंदर पिछली कोरोना में 1800 लोगों के टीके लगवा दिए, मुख्यमंत्री जी के आश्वासित थे। तो ये जो नीचे के प्रशासनिक लोग फर्जीवाड़ा करते हैं, इसको भी सरकार को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ऐसा है कि ये चीजें ऐसी है कि ये किसी को भी नहीं छोड़ रही है, और जो लोग कोविड संक्रमित हुए हैं पहली बार, वो दूसरी तीसरी बार भी संक्रमित मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो लक्ष्य निर्धारित हो रहे हैं उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए फर्जीवाड़ा अधिकारी कर रहे हैं? निश्चित रूप से देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का जो मैसेज चाहिए वो मैसेज जनता के बीच जब तक नहीं जाएगा। एक अच्छा राजा वही होता है जो कड़ा प्रशासक होता है, ये चाणक्य ने कहा था। तो आपको कड़े प्रशासक की भूमिका में आना पड़ेगा, बनस्पति की आप 58 मैराथन बैठक करें, बैठकों से कुछ नतीजा निकले तो जाकर के उसका कुछ असर होता है जनता के बीच। प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री से अपेक्षा करती है और अपेक्षा पालती है कि हमारे मध्य प्रदेश की लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुने हुए मुख्यमंत्री जो वर्तमान में है, वो कम से कम ऐसी व्यवस्था दें प्रदेश के अंदर कि इस कोरोना की लड़ाई में हम लोग अपने को अकेला महसूस न करें। क्योंकि अगर ये कोरोना धीरे धीरे बढ़ेगा, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं, अभी हम न तो टेस्टिंग प्रॉपर तरीके से कर पा रहे हैं, अभी भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के यहाँ या स्वास्थ्य मंत्री के यहाँ सही आंकड़े नहीं पहुंच पा रहे हैं। जो ऑक्सीजन के प्लांट शुरू कराए थे, कई सारे बंद होने की कगार में आ गए हैं, उनमें ऑक्सीजन आपूर्ति बाधित हो रही है। इन सब चीजों को लेकर के आपका प्रॉपर होमवर्क होना चाहिए। डॉक्टर सत्यप्रकाश जी, सवाल ये है कि अभी पंकज जी कह रहे थे कि ये हमारे हाथ में नहीं है, इसके लिए एक प्रोसेस बना हुआ है, लेकिन हमें याद है कि केंद्र की तरफ से ये आया था कि आप नाइट कर्फ्यू पर विचार कीजिए, और एकाएक सभी राज्यों ने उसको लागू कर दिया। उस समय तो ऐसा नहीं प्रतीत हुआ कि वो प्रोसेस पूरी तरीके से उसका पालन हुआ। सरकार चाहे, मुख्यमंत्री चाहें तो वो चीज़ें इंप्लीमेंट हो सकती हैं। तो आपको लगता है कि अभी अगर विचार किया जाए कि कुछ चीज़ों पर पाबंदियां लगानी है, तो उसके लिए फिर उस प्रोसेस से गुजरना ज़रूरी है? जो चीज़ें हमें दिख रही हैं, चलिए आज 5% संक्रमण दर नहीं है, लेकिन वो 1-2 दिन में हो जाए, ये कहना गलत नहीं होगा। मुझसे सवाल है जी सत्यप्रकाश जी, आपसे। जी सर आ रहा हूँ, पांडे जी आपके पास में आ रहा हूँ। सत्यप्रकाश जी से सवाल। जी लोकेश जी, देखिए जब हम किसी वेव, यानी 2 वेव का हमारे पास एक्सपीरियंस है, वो सेकंड वेव के हालात हमने देश और प्रदेश में देखे हैं। तो सबसे पहले तो क्या है कि अगर हम उस लड़ाई को लड़ते हैं तो 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो रेस्ट्रिक्शंस हमको बढ़ाने पड़ेंगे, दूसरा अवेयरनेस, क्योंकि लोगों में भ्रांति है, कई लोग अभी भी ये नहीं समझ रहे, वो कह रहे ओमिक्रॉन से तो कुछ होना ही नहीं है, ओमिक्रॉन के तो ऐसे सीरियस रिजल्ट्स आ ही नहीं रहे, वो तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके ऊपर इफेक्ट डाल रहा है, अंदर इफेक्ट नहीं डाल रहा है, यानी ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये जो भ्रांतियां हैं, जिसके कारण आप देख रहे हैं कि अभी जब तक हम ये नहीं कह सकते कि जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं होगी, तब तक ये पता नहीं लग सकता। उसकी रेट को बढ़ाना पड़ेगा कि ये जो केसेस आ रहे हैं वो किस वेरिएंट के हैं मध्य प्रदेश में, इंदौर में, भोपाल में या अदर सिटीज में। एक ये चीज। तीसरा, जो अवेयरनेस प्रोग्राम को बढ़ाना बहुत जरूरी है। तीसरी जो चीज है वो है कि सेकेंड वेव। देखिए सेकेंड वेव से हमने जो कुछ सीखा, देखिए जब भी हम कहीं किसी चीज से बुरे दौर से गुजरते हैं और उसमें जो हम फेल रहते हैं, उन फेल्यूरनेस से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और जो आदमी सीखता है अपनी हार से, वही आगे की लड़ाई को अच्छे से जीत सकता है। यहां अगर हम देखते हैं तो उस दौरान मेडिसिन की प्रॉब्लम क्या थी, उनकी अवेलेबिलिटी पर क्या प्रश्न यहां मध्य प्रदेश में थे, और हमने कैसे किन हालातों में उनको जुटा पाया। अगर हम उन चीजों को दोबारा ना होने दें, उनको सुधारें, सरकार को इस पर बहुत फोकस करना पड़ेगा, पहला। दूसरा, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी, क्योंकि अगर डेल्टा वेरिएंट फैलता है तो ये पक्का मान लीजिए कि आप डेल्टा वेरिएंट फैलने से ऑक्सीजन की जरूरत प्रदेश में पड़ेगी। तो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी पर फोकस गवर्नमेंट को करना है, उसको इंस्ट्रक्शन देना। हालांकि इस चीज में फिर भी कहूंगा कि सीएम इस मामले में बहुत सीरियस है, और वो उन्होंने जब इंदौर में 8 केस रिपोर्ट हुए ओमिक्रॉन के, उसके पहले से ही वो अलर्ट मोड पे आ गए हैं, और शायद देश में पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 दिन पहले कहा कि मध्य प्रदेश में 3rd वेव एंटर कर चुकी है। तो यानी कि जो सीएम खुद कह रहा है, तो निश्चित रूप से मानी चलिए उनकी तैयारी बहुत जोरदार है। अगला बिंदु आता है कि बेड की जो समस्या प्रदेश में आई, उसके लिए पुख्ता इंतजाम करना बहुत जरूरी है। रेस्ट्रिक्शन से अगर पूर्ति नहीं होती है तो लॉकडाउन किन हालातों में लगाया जाता है, वो हालात भी मैं अभी आपको बताता हूं। चूंकि इसका जो स्प्रेडिंग रेट है, क्योंकि अभी तक का जो हाईली, मेरे ख्याल से ये ट्रांसमिट वेरिएंट है ओमिक्रॉन, और ये 4 टाइम ज्यादा स्प्रेड होता है एज कंपेयर ऑफ डेल्टा और अदर वेरिएंट्स जो प्रीवियस वेरिएंट्स थे कोरोना वायरस के। तो अपन कह सकते हैं कि उस हिसाब से हमको कितने बेड जरूर है, क्योंकि पिछली बार कई लोगों की जाने, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है कि बेड ना मिलने से
ऑक्सीजन ना मिलने से या दवाएं की कालाबाजारी के कारण उनको दवाएं ना मिलने से, तो दवाओं की कालाबाजारी पर भी बड़े रिस्ट्रिक्शंस लगाने पड़ेंगे, बड़ा सख्ती बरतना पड़ेगी, तभी कहीं ना कहीं हम इन चीजों को उपलब्ध करा पाएंगे। क्योंकि जैसा कि आपने एसीएस का भी बयान सुना, जो आपने अपनी रिपोर्ट में सुनाया, उन्होंने खुद कहा कि मध्य प्रदेश में लगभग 15 से 18 हजार केसेस पर डे आते थे और उसके 4 गुने बढ़ेंगे यहाँ पर। तो यानी कि लगभग 80,000 के लगभग 70 से 80,000 के बीच में केस रिपोर्ट हो सकते हैं। उन हालातों में हमने क्या इंतजाम किए? तो मेरा मतलब ये है कि हम सेकेंड वेव की जो फेलुअरनेस है उनको ज्यादा से ज्यादा फोकस करें, अवेयरनेस लोगों में बढ़ाएं, जिससे लोग जो कोरोना मैं इसको जवाब दे देता हूं। पंकज जी देखिए, अवेयरनेस की भी बात है तो ये एक मैसेज लोगों के अंदर पता नहीं कहां से चला गया कि ये शायद उतना डेडली वायरस नहीं है। और इसमें देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कुछ दिन पहले इसे वायरल फीवर बता दिया। जब इतने बड़े नेता, और मध्य प्रदेश के भी कई ऐसे नेता हैं जो मास्क को लेकर उनसे सवाल पूछो तो कहते हैं कि ये वायरस उतना डेडली नहीं है, ये क्या एक गलत संदेश हम लोगों के अंदर तो नहीं भेज रहे? क्योंकि लोग फिर लापरवाही बरतने लगते हैं। लोकेन जी, जागरूकता कौन फैलाता है या जानकारी कौन देता है? मीडिया के मित्र लोग समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से, और सारे जितने समाचार पत्र हैं उन्होंने साउथ अफ्रीका से लेकर अब तक ओमिक्रॉन की जर्नी को एक्सप्लेन किया है। और हर समाचार पत्र ने, हर भाषा के पत्र ने, हर संवाद ने यही कहा है कि ओमिक्रॉन उतना घातक नहीं है। और उसके प्रमाण भी दिखे। इंदौर में, मध्य प्रदेश में जो ओमिक्रॉन के 9 केस आए तो उसमें से 6 ठीक होकर घर जा चुके थे और बाकी 3 भी घर जा चुके हैं। पूरे देश में जो मृत्यु हुई ओमिक्रॉन की, तो पहली मृत्यु जो बिहार की, तो उसमें उसका कॉज ऑफ डेथ बताया कि उनको ओमिक्रॉन जरूर डिटेक्ट हुआ और उनको वो हाईली डायबिटिक पेशेंट थे, इम्यूनिटी बहुत कमजोर थी। तो जब ऐसे सारे समाचार पत्रों के माध्यम से मीडिया, मतलब किसी को दोष नहीं दे रहा, मैं उस प्रक्रिया का वर्णन कर रहा हूं आपको, कि मीडिया के माध्यम से जानकारी जब जनता जनार्दन के बीच आई तो यही धारणा बनेगी। जो दिखाया जाएगा, सुनाया जाएगा, नहीं तो मैंने तो नेताओं का भी जिक्र किया ना, नेता भी तो यही भाषा बोल रहे हैं ना सर। मैं तो आप नेताओं की बात कर रहे हैं सर, मैं मीडिया की बात कर रहा हूं। मैं आग्रह लोकेन जी कह रहा हूं कि ये विषय इस बात का नहीं कि नेता ने क्या कहा और मीडिया ने क्या कहा। विषय इस बात का है कि इन परिस्थितियों में हमारी तैयारी क्या है। आपकी अभिलाषा है, आपकी इच्छा आकांक्षा है कि अब लॉकडाउन लगा दिया जाए, और जो एक्सपर्ट हैं वो ये कहते हैं लॉकडाउन का तो जिक्र ही नहीं था सर। लॉकडाउन तो मैंने तो कुछ चीजें गिनाई जो हम कर सकते थे, लॉकडाउन तो कोई नहीं चाहता। हाँ लोकेन जी, बुरा क्या मानते हो आप? मेरी बात नहीं, बुरा नहीं सर, थोड़ा स्पष्टीकरण रखना चाहिए ना उसको कि कहा क्या गया। लॉकडाउन का कौन सर अभी समर्थक है? कोई नहीं चाहता लॉकडाउन लगे। अरे सर, आप एंकर हैं, आपको कौन कटघरे में खड़ा कर सकता है? मैंने तो कहा कि आप बार बार जिक्र कर रहे हैं कि अब तक लॉकडाउन क्यों नहीं, तो डॉक्टर अभिजीत जी ने प्रतिबंध सर, रिस्ट्रिक्शंस। अरे सर देखिए लोकेन जी, मैं एक डॉक्टर साहब से आखिरी रिएक्शन ले लेता हूं। डॉक्टर साहब, आखिरी रिएक्शन कि अब क्या स्ट्रेटेजी, लोगों को क्या तैयारी रखनी चाहिए यहाँ से? देखिए, स्थिति जितनी जो बेकाबू होती जा रही है उसको वैसे वैसे काबू में तो किया ही जाएगा। हाँ, यदि आप ये बात करें कि सरकार को इसमें क्या तैयारी करनी चाहिए, तो इस पे ये तो मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि अभी भी हमारा जो स्वास्थ्य सिस्टम है, खासतौर से जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्वास्थ्य सिस्टम है, सरकारी अमला जितना है, वो बहुत ज्यादा कमजोर है। कमजोर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में उतना नहीं कहूंगा जितना डॉक्टर्स के मामले में, क्योंकि आप लाख इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दीजिए पर उसको चलाने वाले यदि डॉक्टर, टेक्निकल स्टाफ नहीं होंगे तो आपका का पूरा सिस्टम फेल है। तो कहीं ना कहीं हम टेम्पररी स्ट्रक्चर बाद में जाके ध्यान देना होगा। शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, और वरिष्ठ पत्रकार और हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ बने रहेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल छोटे से ब्रेक के यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द वापस लौटेंगे।